देखिए बच्चों, आज हम द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों को समझेंगे और उसकी प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग एक नवीन परिवर्तन के साथ, एक परिष्कृत स्वरूप के साथ काव्य के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत होता है और उन्होंने परंपरागत नायिका भेद आदि विषयों को छोड़कर नए नए विषय, नए नए छंद, नवीन काव्य रूप, राष्ट्र भक्ति, सामाजिक सरोकार, आम आदमी की पीड़ा, इन सबको इस समय साहित्य में स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि भारतेंदु युग में भी ये प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती हैं, किंतु इनकी जो निरंतरता और इनकी जो एक प्रकार से स्थापना जब हम देखते हैं तो उसमें द्विवेदी युग प्रमुख रूप से हमें सामने आता है। द्विवेदी युग की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उसको हम अगर उन विशेषताओं के आधार पर देखें जो उस समय काव्य सृजा गया था, उनको ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य भाषा में उस समय में परिवर्तन हुआ। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु युग में प्रारंभ हो गया था, किंतु इस प्रयोग की वास्तविक स्थापना और निरंतरता द्विवेदी युग में ही हमें दिखाई देती है। ऐसा लगने लगा कि गद्य की भाषा उस समय खड़ी बोली और पद्य की ब्रज भाषा, ये दोहरापन जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अनुचित और अप्रासंगिक उस समय कवियों ने माना। अतः पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण के आधार पर खड़ी बोली को शुद्ध और परिष्कृत करने का आंदोलन इस समय चलाया और कवियों को उसे काव्य में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा दी। मतलब खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा और हिंदी काव्य में जो है द्विवेदी जी के आदर्शों से ये युग अछूता न रह सका। उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखने का जो आह्वान किया था, उसका अनुकूल प्रभाव पड़ा और उसके बाद में खड़ी बोली के अंतर अनेक प्रकार के काव्य रचनाएँ उस समय प्रारंभ हुई और प्रारंभ में नीरस तक बंदियाँ हमें दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली का परिमार्जन होता गया और उसमें मधुरता तथा प्रौढ़ता और भावों को वहन करने की क्षमता विकसित होने लगी। गुप्त जी का देखिए आप जयद्रथ पद उस समय लिखा गया। इसी आगे हम देखें तो द्विवेदी युग में काव्य भाषा का ब्रज भाषा से खड़ी बोली में परिवर्तन का इतिहास इस बात का साक्षी है कि खड़ी बोली की अक्कड़ता, परिपक्वता, अव्यवस्था और कठोरता धीरे धीरे परिपक्वता, व्यवस्था और मधुरता में परिवर्तित हुई और इस युग की खड़ी बोली के दिशा निर्देशक निश्चित रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। इसके बाद हम देखें नैतिकता और आदर्श हमें द्विवेदी युग में दिखाई देते हैं। तो कवियों का उस समय कहना था कि भाई काव्य रचना का एक महत्व उद्देश्य होता है, वो किसी आदर्श के लिए ही काव्य रचना करता है। कवि कविता का केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं होती। मैथिली शरण गुप्त जी ने तो कहा भी है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि इस युग में कवियों ने इतिहास पुराण से लेकर के अनेक प्रकार के प्रसंग अपने काव्य रचना में समाहित किए और कल्पना पर आधारित आदर्श चरित्रों पर प्रबंध काव्यों की भी सृष्टि की। इन काव्यों में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई, स्वार्थ पर त्याग की और कर्तव्य पालन, आत्मगौरव और उच्चादर्शों की स्थापना करना इन काव्यों का प्रमुख उद्देश्य रहा। प्रमुख रूप से इस समय की जो रचनाएं हम देखें तो उसमें हरिओत का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त जी का साके, जयद्रथ पद आदि प्रमुख जो है नैतिकता और आदर्श को समर्पित ये इनके काव्य रहे हैं। इसके बाद राष्ट्र प्रेम भी हमें द्विवेदी युग में प्रबलता से इस काल की काव्य रचनाओं में दिखाई देता है। वैसे भारतेंदु युग में भी ये प्रवृत्ति हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है, लेकिन
पुनर्जागरण के बाद देश में प्रत्येक क्षेत्र में जागृति की लहर दिखाई देने लगी थी और राजनीतिक चेतना और संस्कृति के पुनः उत्थान के परिणाम स्वरूप द्विवेदी युग के काव्य में तेज भक्ति का स्वरूप और भी स्पष्ट और सही दिशा का सूचक बन करके आया। क्योंकि आपको पता है कि इस समय हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्षरत था, तो इस प्रकार की कविताओं ने देश की जो प्रजा थी, हमारे जनमानस को आंदोलित किया और उसमें स्वदेश प्रेम की भावना, उत्साह और ऊर्जा का संचार इस समय की कविता ने किया। उसके बाद आप देखिए बच्चों की विषय वैविध्य भी हमें द्विवेदी काल में दिखाई देता है। इस समय नए विचार, नए नए विषय और नई भावभूमि के साथ काव्य हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि नए विचार और नई भाषा, नया शरीर और नई पोशाक दोनों ही हिंदी को द्विवेदी जी की देन है। कहने का तात्पर्य है कि नए नए विषय, नई नई प्रकार की जो है प्रयोग, ये सारे की सारी चीज़ें हमें विषय वैविध्य, मतलब विषयों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला जिस पर काव्य सृजन किया जाने लगा। और द्विवेदी जी वर्ण विषय की विविधता के संबंध में उन्होंने खुद लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि विषय की विविधता हमें इस समय दिखाई देती है। मानवतावाद हम देखें, इस युग की जो प्रवृत्ति थी द्विवेदी युगीन, उसमें मानवतावाद को लेकर के या मानवीय संवेदनाओं को लेकर के या मनुष्यता को समर्पित अनेक प्रकार की काव्य रचनाएं हमारे समक्ष आई। इसमें रीति काल में जैसे भारतेंदु युग में भी कविता की जो संवेदना ईश्वर, अवतार, राजा, सामंत, नायिका तक ही सीमित थी। कहने का मतलब कि रीति काल और भारतेंदु युग में इसमें ज़्यादा रचनाएं इन विषयों को लेकर हुई। लेकिन द्विवेदी युग में सामान्य मनुष्य की पीड़ा, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं, उसके सुख दुख, उसके मन का दर्द, वेदना, सभी को अभिव्यक्ति मिली जो पहले उपेक्षित रही थी। इस युग में कवियों ने सहज भाव से मानव मात्र के दुख सुख और उनकी पीड़ाओं और उसकी जो परिस्थितियां हैं जिससे वो दुख पैदा हुआ है या जो वो दुखी है, वो सबको अभिव्यक्ति इस समय प्रदान की गई। हास्य व्यंग्य के साथ भी इस समय अनेक रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। कहने का तात्पर्य है कि हास्य व्यंग्य के साथ काव्य रचना भी इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। भारतेंदु युग के कवि अपनी जिंदा दिली और प्रत्युत्पन्नमति, फक्कड़पन और विनोदी स्वभाव के कारण अनेक प्रकार की हास्य व्यंग्य युक्त रचनाएं उन्होंने भी की। किंतु आचार्य द्विवेदी जी का युग नियम, मर्यादा, संयम, नैतिकता और आदर्श का युग था। अतः उनके व्यक्तित्व का प्रभाव काव्य की हास्य व्यंग्य प्रवृत्ति पर भी पड़ा और अब वह पहले की अपेक्षा संयत और मर्यादित हो चला था। अतः रचनाएं उसमें इस प्रकार की रचनाएं करी जाने लगी। हास्य व्यंग्य अधिकतर राजनीतिक विषयों में, सामाजिक कुरीतियों और लकीर के फकीर बनने वाली जो बात थी, इन विविधता से हटकर के द्विवेदी युग में गांव छोड़कर शहर आने वाले, विदेशी सभ्यता के अनुकरण करने वाले, इन सब का जो हास परिहास में एक व्यंग्यात्मक, एक चुटिलपन के रूप में काव्य सर्जना की जाने लगी। और हास्य व्यंग्य के साथ में जो कुरीतियाँ थी, जो विसंगतियाँ थी, जो समाज की जो विषमताएं थी, उनको यहाँ पर दर्शाया जाने लगा। इसके बाद आप देखिए इतिव्रतात्मकता। द्विवेदी युग के काव्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें अत्यधिक नैतिकता, मर्यादा और उपदेशों की भरमार होने के कारण ये काव्य रसहीन होकर शुष्क विचार मात्र रह गया है। और ये बात सही भी है, क्योंकि द्विवेदी जी के निर्देशों के या उनके अनुसार इस समय जो काव्य सर्जना की गई उसमें सुधार, आदर्श, नैतिकता, ईमानदारी, इन सबको ही प्रमुख आधार बनाकर रचनाएं की गई, जिससे इस युग की कविता को इतिव्रत प्रधान कविता कहा गया। और इसमें प्रत्येक समस्या पर कविता की भाषा में व्याख्यान हमें दिखाई देता है और इसीलिए ये काव्य इतिव्रतात्मक हो गया है। ये दूसरी बात है कि
कि इतिवृत्तात्मकता से अधिक इसमें हम काव्यात्मकता को पाते हैं। लेकिन विचारों की अधिक अभिव्यक्ति, उपदेशों की भरमार और सदाचार की बातें, आदर्श, नैतिकता, ये ज़्यादा हमें इसमें इस काल के काव्य में दिखाई दिया। तो कई लोगों ने कहा कि भाई ये इतिवृत्तात्मकता भी हमें इसमें दिखाई देती है। काव्य रूप में हम देखें तो इस समय द्विवेदी युग के कवियों ने काव्य में प्रचलित जो भी विभिन्न जो रूप थे काव्य के, जिसमें काव्य सर्जना की जा सकती थी, उन सब का प्रयोग किया। इससे पूर्व रीतिकाल और भारतेंदु काल में अधिकतर काव्य मुक्तक रूप में ही लिखा गया, किंतु द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से काव्य के अन्य रूपों का भी उत्कृष्ट प्रयोग इस युग में हुआ। मुक्तक के साथ साथ प्रबंध काव्य के क्षेत्र में गुणात्मक और गणनात्मक मानदंड स्थापित किए गए और इसमें रचनाएं लिखी गई। इसके बाद देखो हम आते हैं व्याकरण और शब्द भंडार। इस युग में गद्य के संस्कार के साथ साथ पद्य की भाषा का भी संस्कार मतलब प्रारंभ हो गया था, और जो कवि रचना कर रहे थे वो व्याकरण संबंधी जो भी गलतियां थी, अशुद्धियां थी, यदि वह रह जाती थी तो उनके पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जैसे लिंग संबंधी, वचन संबंधी, काल प्रयोग, वाक्य रचना और भाषाओं से लिए गए शब्दों में जो अशुद्धि रह जाती थी उसकी शुद्धता पर जोर दिया उन कवियों को जो काव्य रचना उस समय कर रहे थे, भाषा शुद्धि पर, व्याकरण की शुद्धि पर, और उसमें व्याकरण सम्मत शुद्धता पर ध्यान दिया जाने लगा। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के लिए मानक व्याकरण बनाया और आचार्य द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए उस व्याकरण को स्वीकार भी किया। इस प्रकार द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में सर्वप्रचलित होती जा रही थी, किंतु उसका शब्द भंडार विषय वैविध्य को प्रस्तुत करने के लिए सीमित था। उसमें रसों, भावों और विचारों की अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द कवियों को आवश्यकता अनुसार मिल नहीं पाते थे, इसलिए कभी कभी भाव प्रस्तुत नहीं हो पाता था जो वो चाहते थे, जिस भाव को वो रचना में प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए उन द्विवेदी जी के निर्देशन में कवियों ने अपने शब्द भंडार को समृद्ध किया और इसका एक अभियान चलाया गया। इसके बाद में अनेक प्रकार की जो छंद योजना भी हमें इस द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। तो जिस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य विषय वस्तु की विविधता और अनेक मुक्ता के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इस युग में काव्य में छंदों का भी बहुमुखी प्रयोग हमें मिलता है। परंपरागत छंद विधान इस युग के भाव और विचार प्रकाशन में अपूर्ण लगता था, अतः द्वितीय काल और भारतेंदु युग के प्रचलित छंद दोहा, सोठा, चौपाई, हरिगीतिका, रोला, छप्पे, कुंडलिया तक ही इस युग का छंद विधान सीमित नहीं रहा, वरन उसमें नए पुराने छंदों को भी जोड़ दिया गया। मतलब द्विवेदी युग में नए नवीन छंद भी जोड़े गए, मतलब नवीनता को इसके अंदर अपनाया गया। और हरिओद ने जैसे वर्णित छंद, चौपदे, कवित्व, कुंडलियाँ, सवैया आदि का सुंदर प्रयोग किया है। हरिओद जी ने प्रिय प्रास में संस्कृत के सभी गण वृत्तों का अत्यंत प्रभावमय प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विवेदी युग का काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है और ये प्रमुख प्रवृत्तियां हमें मोटे तौर पर इस युग में दिखाई देती हैं।